हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 बाल महाभारत कथा से चैप्टर 13 इंद्रप्रस्थ। तो चलिए इसका देख लेते हैं। इंद्रप्रस्थ नगर किसने बसाया था? क्या दुर्योधन पांडवों को उनके हिस्से का राज्य देने के लिए आसानी से मान गया, या फिर डरी हुई कुंती ने पांडवों को हस्तिनापुर जाने से ही मना कर दिया? और कर्ण ने क्या कहा, पांडवों को हस्तिनापुर बुलाना चाहिए या नहीं? और किसने इस बात पर सहमति जाहिर की कि पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाना चाहिए? चलिए अब इस चैप्टर में देखते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो पांडव ब्राह्मण वेश में ही पांचाल नरेश के पास गए थे। वहां पर राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से अर्जुन ने विवाह किया। द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था। राजा द्रुपद ने ये शर्त रखी थी कि जो कोई भी प्रतिबिंब में देखकर ऊपर टंगी मछली की आंख में निशाना लगाएगा उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। तो वहां पर अर्जुन ने प्रतिबिंब में देखकर मछली पर निशाना लगा दिया था। प्रकार से ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हो गया। पांडवों के जीवित होने की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बहुत ही खुश हुए और वे धृतराष्ट्र के पास दौड़े दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। विदुर को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े खुश थे और दौड़ते दौड़ते धृतराष्ट्र के पास गए और उन्होंने उनको बताया कि पांडव जीवित हैं और अब तो राजा द्रुपद की कन्या से अर्जुन का विवाह भी हो चुका है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। उन्होंने ये भी बताया कि द्रौपदी के साथ पांचों भाइयों का विवाह हुआ है और वे सभी माता कुंती के साथ द्रुपद के यहाँ ही कुशलता से रह रहे हैं। धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। जब विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि राजा द्रुपद की बेटी अब हमारी बहू बन गई है। ये बहुत ही अच्छा हुआ है। उधर दुर्योधन को मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं और छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से विवाह कर लिया है और वे अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं। तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। लेकिन जब दुर्योधन को इस बात का पता लगा कि पांडव जीवित हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना और भी ज्यादा पैदा हो गई, क्योंकि उसको ये भी पता लगा कि वहां से बच निकलने के बाद वो 1 साल तक बाहर रहे हैं और अब तो उनका विवाह भी हो चुका है और वो पहले से अधिक शक्तिशाली बन गए हैं। तो इसलिए दुर्योधन उनसे और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लगा। दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। दुर्योधन और दुशासन को इस बात से बहुत गहरा आघात पहुंचा। वो अपने मामा के पास गए, मामा शकुनी के पास, और बोले, मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टुम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम कोई ऐसा उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। कर्ण क्योंकि दुर्योधन का हितैषी था और उन दोनों में परम मित्रता थी। कर्ण और दुर्योधन दोनों धृतराष्ट्र के पास गए और जब वो अकेले थे तो दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि उन्हें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वो हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएं।
तो धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। अगर वो यहाँ आते हैं तो वो कहेंगे कि हमको राज्य दे दो। ऐसा दुर्योधन कभी नहीं होने देना चाहता था। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है। राजा द्रुपद बहुत ही शक्तिशाली थे उस समय, क्योंकि अब तो पांडवों का विवाह उस घर में हो चुका था राजा द्रुपद की पुत्री के साथ। तब वो उनकी शरण में थे। तो कर्ण ने ये भी कहा कि तुम्हारा जो वैर भाव पांडवों से है वो छुपा हुआ नहीं है, इसीलिए अब छल प्रपंच से काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है, क्योंकि उन 5 भाइयों में बहुत प्यार है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। अगर हम राजा द्रुपद को ऐसा लालच दें कि वो पांडवों को मार दे और हम उन्हें धन का लालच दें, तो राजा द्रुपद ऐसा कर ही नहीं सकते। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। वे पांडवों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि राजा द्रुपद भी ये चाहते थे कि उनकी जो पुत्री हो उसका विवाह वो अर्जुन से करें। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है, और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण और अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करने लगे। धृतराष्ट्र को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उन्होंने पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह की। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठने लगी। भीष्म पितामह भी पांडवों से बहुत प्यार करते थे। जब उन्हें ये पता लगा कि पांडुपुत्र जीवित है तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। ऐसा भीष्म ने सलाह देते हुए धृतराष्ट्र से कहा कि पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाना चाहिए। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा कि पांडवों को आधा राज्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वो बहुत ही गुस्सा आया कि द्रोणाचार्य ने ये बात क्यों कही कि पांडवों को आधा राज्य दिया जाना चाहिए। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले ही परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण ये अच्छी तरह से जानते थे कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह पांडवों से अपार प्रेम करते हैं। वो तो चाहेंगे ही कि उनको आधा राज्य मिलना चाहिए। इसीलिए कर्ण को बहुत ही गुस्सा आया था। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी और पितामह की सलाह न मानी और तुम जैसे की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म और आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयकर है, वही बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो बताया है धृतराष्ट्र को वही करना चाहिए। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी और कुंती सहित सादर लिवा लेने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। अंत में सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने यह निर्णय लिया कि पांडवों को आदर सहित हस्तिनापुर लाया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने
राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। इसीलिए जब विदुर ने अनुरोध किया कि धृतराष्ट्र पांडवों को हस्तिनापुर बुला रहे हैं, तो उनके मन में भी शंका हो गई। उन्होंने इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर से कोई आफत ना आ जाए। आपने सुना होगा कि दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसीलिए कुंती भी ये जानती थी कि हो सकता है कहीं दुर्योधन की इसमें चाल ना हो, वो वहां बुलाकर फिर से कहीं पांडवों को मरवा ना दे या उन पर फिर कोई आक्रमण ना कर दे। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। जैसा कि पहले निश्चय हो चुका था कि युधिष्ठिर का यथाविधि अभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। यही तय हो चुकी थी कि जब पांडव आएंगे तो उन्हें आधा राज्य दे दिया जाएगा और जब युधिष्ठिर वहां पहुंचे तो उसका राज्याभिषेक किया गया और आधा राज्य पांडवों को दे दिया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। अष्ट भी ये बात जानते थे कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र बुरी नीयत रखते हैं। वो नहीं चाहते कि पांडव उनके साथ रहें। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक साथ रहने से अच्छा है खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुष और यताति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम ही को प्राप्त हो। ऐसी सलाह धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को दी। उसने कहा, एक साथ रहने से आपस में वैर भाव और बढ़ेगा, इसीलिए तुम्हें खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना चाहिए और उसे फिर से बसाने का श्रेय तुम्ही को प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। पांडवों ने उसे फिर से बनाया और उन्होंने निपुण शिल्पकारों की मदद से एक नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अभेद दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। वहां पर ऐसे दुर्ग बनवाए गए जिनको कोई नहीं भेद सकता था। उन पर आक्रमण करना आसान नहीं था। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। पांडवों ने खांडवप्रस्थ में नए नगर का निर्माण कराया और उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। वहां पर 23 वर्षों तक सुखपूर्वक न्यायपूर्वक राज्य किया। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।